जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 12 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था संसार पुस्तक है। ये जो था ये एक पत्र था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था और उसमें दुनिया के बारे में बताया था कि तुम कैसे दुनिया को, संसार को जान सकती हो, या पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी हमारी कैसी थी पहले और अब कैसी हो गई। तो ये जो पाठ था इसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। तो सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वह गंगा दत्त पंत की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1918 में मझले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ काला काकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्हें आत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाव का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदंबरा प्रकाशित हुआ, जिस पर 1968 में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित हुए। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परक भावना रही। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। अब इनका साहित्य सृजन, इसके बारे में देख लीजिए। 7 वर्ष की उम्र में जब वे 4वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे, उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इस दौर की उनकी कविताएं वीणा में संकलित हैं। 1926 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। कुछ समय पश्चात वे अपने भाई देवी दत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए।
इसी दौरान वे मार्क्स व फ्रायड की विचारधारा के प्रभाव में आए। 1938 में उन्होंने रूपाभ नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला। शमशेर, रघुपति सहाय आदि के साथ वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे। वे 1950 से 1957 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। उनकी विचारधारा योगी अरविंद से प्रभावित भी हुई, जो बाद की उनकी रचनाओं स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल में देखी जा सकती है। वाणी तथा पल्लव में संकलित उनके छोटे गीत विराट व्यापक सौंदर्य तथा पवित्रता से साक्षात्कार कराते हैं। युगांत की रचनाओं के लेखन तक वे प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े प्रतीत होते हैं। युगांत से ग्राम्या तक उनकी काव्य यात्रा प्रगतिवाद के निश्चित व प्रखर स्वरों की उद्घोषणा करती है। उनकी साहित्यिक यात्रा के तीन प्रमुख पड़ाव हैं। प्रथम में वे छायावादी हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी तथा तीसरे में अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मवादी। 1907 से 1918 के काल को स्वयं उन्होंने अपने कवि जीवन का प्रथम चरण माना है। इस काल की कविताएं वाणी में संकलित हैं। सन 1922 में उच्छ्वास और 1926 में पल्लव का प्रकाशन हुआ। सुमित्रानंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियां हैं, जैसे ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें कविताएं, पद्य नाटक और निबंध शामिल हैं। पंत अपने विस्तृत वाङ्मय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव से संग्रहित हैं, जो 1918 से 1925 तक लिखी गईं। 32 कविताओं का संग्रह है। इसी संग्रह में उनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन सम्मिलित है। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। उन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की रचना भी की है। उन्होंने मधुज्वाल नाम से उमर खय्याम की रुबाइयों के हिंदी अनुवाद का संग्रह निकाला और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाया। चिदंबरा पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से, काला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनकी विचारधारा के बारे में ध्यान से सुनिए। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम, शिवम, सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। जहाँ प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के। उनकी सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। पंत परंपरावादी आलोचकों और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी आलोचकों के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने अपनी कविताओं में पूर्व मान्यताओं को नकारा नहीं। उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को नम्र अवज्ञा कविता के माध्यम से खारिज किया। वह कहते थे, गा कोकिला संदेश सनातन, मानव का परिचय मानवपन। अब इन्हें प्राप्त होने वाले पुरस्कार और सम्मान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण 1961, ज्ञानपीठ 1968, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर कौसानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वह बचपन में रहा करते थे, सुमित्रानंदन पंत वीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं,
जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। तो अब ये जो था ये लेखक के बारे में था, यानी कवि के बारे में था, कविता के। तो इन कवि के बारे में जानने के बाद अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ, जो कि एक कविता है। इसके कवि जो हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूँ मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो ये जो कविता है इसे कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। अब इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी एक छोटी बच्ची का वर्णन कर रहे हैं। एक छोटी बच्ची क्या चाहती है, कैसा चाहती है, ये बता रहे हैं कविता में सुमित्रानंदन पंत जी। वे क्या बताना चाहते हैं कि जो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की कामना करती है, ऐसी लड़की जो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनना चाहती है, वो कभी बड़ी होना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है मैं हमेशा छोटी सी बनी रहूं और अपनी माँ के गोदी में पड़ी रहूं, उन्हीं के साथ रहूं, हमेशा उन्हीं का आंचल पकड़ के इधर उधर टहलूं। तो वो कहते हैं कि वह छोटी बेटी बनकर अपनी माँ का लंबे समय तक स्नेह पाना चाहती है। जैसे जब कोई बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे अपनी गोदी में लिए रहती है, अपने आंचल में ढक कर लिए रहती है, खिलाती है, उसके साथ खेलती है और उसे हमेशा अपने पास ही रखती है। इसीलिए वो बच्ची जो है वो ये चाहती है कि मैं हमेशा ही छोटी बनी रहूं, ताकि मैं अपनी माँ का प्यार जो है वो लंबे समय तक पा सकूं। छोटी बच्ची रहने पर वह अपने माँ का आंचल पकड़कर घूमती फिरेगी। जैसे अगर छोटा सा कोई बच्चा आप देखे होंगे कभी भी, तो अगर वो कहीं भी जाता है तो अपनी माँ का आंचल पीछे पीछे पकड़कर चलता रहता है। उसी तरीके से वो लड़की चाहती है कि मैं छोटी सी बनी रहूं हमेशा और अपनी माँ का आंचल पकड़कर इधर उधर घूमती रहूं। यदि वह बड़ी हो जाएगी तो माँ उसे स्नेह देना बंद कर देगी। जिससे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना काम खुद करने लगते हैं, खुद खेलने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो माँ से उनका जो लगाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो बाहर जाने लगते हैं, बाहर घूमने टहलने खेलने लगते हैं, तो माँ से थोड़ी दूरी बन जाती है। तो वो लड़की इसीलिए चाहती है कि मैं सबसे छोटी बनी रहूं और सदैव माँ के साथ रहूं। वो ये कहती है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो जो माँ का प्यार है वो मुझे मिलना बंद हो जाएगा, माँ मुझे प्यार नहीं करेगी। छोटी रहने पर अपने हाथों से खिलाती है। भाई कोई भी छोटा बच्चा रहता है तो माँ जो होती है उसे अपने हाथ से खिलाती है, अपने हाथ से उसका मुंह धुलती है, अपने हाथ से उसे नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, साफ करती है और खिलौने देती है खेलने के लिए। फिर उसे परियों की कहानियाँ सुनाती है, मतलब अलग अलग तरीके की कहानियाँ सुनाती है।
परियों की कहानियाँ सुनाती है। तो ये सब जो होता है ये केवल छोटेपन में, छुटपन में ही संभव हो पाता है कि बच्चे बहुत छोटे हैं तो ही वो ऐसा काम किया जा सकता है। अगर बच्चे बड़े हो गए तो वो अपने में व्यस्त हो जाते हैं और फिर उनके साथ ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए बड़े होने पर बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए बच्ची जो है वो कहती है कि मैं बड़ी होकर अपने माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती, इसलिए मैं हमेशा सबसे छोटी बनी रहूं। अतः बच्ची छोटी बनकर ही अपनी माँ का स्नेह लगातार पाना चाहती है। मतलब वो हमेशा सदैव ऐसी ही छोटी सी बनी रहना चाहती है, कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी माँ का प्यार जो है वो मेरे लिए कम हो जाएगा। हालांकि कम नहीं होता माँ का प्यार, लेकिन ये सब काम बड़े होने पर माँ नहीं कर पाती है कि उसी के पीछे लगी रहे, उसे नहलाए धुलाए। तो क्योंकि वो बच्ची जो होती है जब बड़ी हो जाती है वो अपना काम खुद कर लेती है। तो इसलिए इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है कि जो वो बच्ची है वो ये चाहती है कि वो हमेशा छोटी ही बनी रहे और अपनी माँ का स्नेह सदैव पाती रहे, जिससे वह सुरक्षित रह सके। तो इस कविता का अर्थ यही है। और फिर जब छोटी रहेगी, जैसे छोटे से बच्चे हैं तो वो कहते हैं कि माँ मुझे चंद्रोदय दिखाओ, मतलब चंद्र दिखाओ, चंद्रमा दिखाओ, चंद्र कैसे उगता है। तो अजीब मतलब अनेक प्रकार के क्वेश्चन, मतलब प्रश्न पूछते हैं। तो ये छोटे बच्चों का ही काम है, बड़े बच्चे तो माँ के लिए इतना प्रश्न नहीं पूछते हैं, माँ से थोड़ी दूरी उनकी बन जाती है बड़े होने पर। तो ये जो था ये ये कविता का अर्थ था। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला है कविता से। तो कविता से में पहला है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। दूसरा है कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। तीसरा है आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। चौथा प्रश्न है अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं। फिर है कविता से आगे। अब कविता से आगे 3 प्रश्न दिया है। पहला है तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती हैं। दूसरा प्रश्न है यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती हैं। तीसरा प्रश्न है उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या छोटे बच्चे के लिए करती हैं। तो ये जो 7 प्रश्न हैं इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो इस कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हम आपको बता रहे हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले है अंचल। अंचल मीन्स होता है आंचल। दूसरा है छलना। छलना मीन्स होता है धोखा देना। मात। मात मीन्स होता है माता या माँ। कर। कर मीन्स होता है हाथ। सज्जित। सज्जित मीन्स सजाना। गात। गात मीन्स होता है शरीर। सुखद। सुखद मीन्स होता है सुख प्रदान करने वाली। निष्प्रिय। निष्प्रिय मीन्स होता है जिसे कोई इच्छा ना हो। निर्भय। निर्भय मीन्स होता है जिसे कोई डर ना हो। चंद्रोदय। चंद्रोदय मीन्स होता है चांद का निकलना। तो ये जो थे ये आपके वर्ड मीनिंग थे, यानी शब्द अर्थ थे। तो इन्हें भी आप लिखकर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।